अगर गलती से भी इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है सो प्लीज डोंट स्किप इट। वीडियो सीरियसली गोइंग टू बी स्पेशल इन यूजफुल फॉर दोस पीपल वांट टू मेक देयर पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, और जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं दे कैन आल्सो वॉच दिस वीडियो। क्या पता वो ये 5 गलती अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में कर रहे हो। So hello friends, this is Pooja. Welcome back to my channel, which name is Be Disciplined Method. In this video, I'm going to tell you about 5 mistakes जो न्यू इन्वेस्टर है और जो पहले से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कर रहे हैं वो लोग अपने पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से इन 5 गलतियों को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में करने से बच सकते हैं। प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ऑन सीट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को अभी से लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो आपसे जो नॉलेज है, वैल्यूएबल वीडियो है, वो स्किप होते चले जाएंगे। वीडियो मेरे बहुत यूजफुल होते हैं बट आप तक पहुंच नहीं पाते, तो इसलिए आप देख नहीं पाते। लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर लो, और जो लोग पहले से मेरे चैनल पे हैं वो तो लाइक कर चुके होंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट इज माय फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। मैं इसमें पिछले 6 साल से इन्वेस्टेड हूँ। व्हेन आई वाज 18 to 2019 से मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ एंड आई एम एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिंस 2023। तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस और इतनी नॉलेज तो है कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को एंड अपने इन्वेस्टर्स को बता सकूं कि ये 5 गलती करके वो अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को खराब कर रहे हैं और अपनी मनी को लूज कर रहे हैं। तो किस तरह से आप इन 5 गलतियों को करने से बच सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। कौन सी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप लोगों को सुटेबल रहेगी, आप लोग कंसिडर कर सकते हो अपनी रिस्क टॉलरेंस एपेटाइट को देखते हुए। तो सबसे पहले तो इसमें वो 5 गलतियां बताऊंगी जो बिगनर्स करने से बच सकते हैं, और जो इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट में कई सालों से लेकिन फिर भी वो ये गलतियां शायद कर रहे होंगे तो वो इन्हें करने से बच जाएंगे। पहली गलती, एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। जैसे शेयर मार्केट में होता है आईपीओ, जब भी कोई नई कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट में लेकर आती है, अपनी कंपनी को मार्केट में लिस्ट करती है, तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आम जनता से पैसे कलेक्ट करना। वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी नई स्कीम लॉन्च करती है, उसे कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। इन्वेस्टर से पैसे मंगवाती है, नया फंड है, बहुत अच्छा है, ऐसा फंड कभी आया नहीं है, इसकी जैसी कैटेगरी एक फंड था, उसने अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट किया है, ये फंड आपको एक अलग ही बूस्ट दे, पोर्टफोलियो में नहीं हुआ तो आपका पोर्टफोलियो बेकार है। इस सारी बकवास से बचो। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत से ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं खुद कह रही हूँ कि बिगनर्स को कभी भी एनएफओ कंसिडर नहीं करना चाहिए। हमेशा वो फंड लो जिनका रोलिंग रिटर्न बहुत अच्छा हो, कंसिस्टेंट रहे हो, अपने बेंचमार्क को बीट किया हो, जिन फंड को आए हुए कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल हो चुके हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 5 साल का रिटर्न भी मैटर नहीं करता, कम से कम मिनिमम 5 ईयर एंड 10 ईयर की परफॉर्मेंस मैटर करती है म्यूचुअल फंड स्कीम की, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को कंसिडर कर रहे हैं तो। क्योंकि हर स्कीम का ट्रैकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। जिसका कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं है, जिस फंड ने कभी कोई काम ही नहीं किया, वो आया नहीं, इसके बारे में क्या पता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन एनएफओ? हाँ, अगर आप लोगों को लगता है, जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है, जिनका रिस्क टॉलरेंस काफी हाई है, जो समझते हैं मार्केट को, मार्केट टाइम कर सकते हैं, उनको लगता है अगर कोई गलत एनएफओ भी उनको मिल गया तो वो डील कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक स्टे रह सकते हैं, तो वो लोग एनएफओ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो इसमें इन्वेस्ट ही करना होगा, तभी तो उसका एयूएम बनेगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट। बट फिर भी जो बिगनर्स हैं, स्टे अवे फ्रॉम एनएफओ। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर भी हूँ और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ सिंस 2023। तो मेरे पास इतना तो मतलब एक्सपीरियंस और नॉलेज है कि मैं आपको इतना कहती हूँ, क्योंकि एनएफओ मत लेना। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का लोगों को मतलब ही नहीं पता क्या होता है। 10-10 स्मॉल कैप, 10-10 मिड कैप, 10-10 लार्ज कैप, इस तरह से वो अपने पोर्टफोलियो में पूरा कचड़ा भर लेते हैं। क्या करते हैं, मैश ही कर लेते हैं पोर्टफोलियो की, जिनकी वजह से कुछ समझ में नहीं आता कि किस स्कीम पे कितना ध्यान दें, क्या चेक करें, कैसे ट्रैक करें अपने पोर्टफोलियो को, किस तरह से मैनेज करें अपने पोर्टफोलियो को। इस तरह से कचरा भर लेते हैं पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। सबसे पहली बात तो म्यूचुअल फंड की सिंगल स्कीम में ही मैंने आपको पहले ही बताया है कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर लार्ज कैप ले रहे हो तो देश की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप ले रहे हो तो देश की 150 कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो लार्ज कैप 100 के बाद स्टार्ट होती है, 101 से जो स्टार्ट होती है। और स्मॉल कैप ले रहे हो तो 250 यानी 250 के बाद जो कंपनी स्टार्ट हो रही है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो म्यूचुअल फंड की सिंगल स्कीम में ही इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है कि पोर्टफोलियो को मैसी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको हर म्यूचुअल फंड स्कीम की 5-5 स्कीम अच्छी लग रही है, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी होगी, मिड कैप कैटेगरी होगी, लार्ज कैप कैटेगरी होगी, उन 5 को अच्छे चेक करो, रोलिंग रिटर्न देखो, उनके 5 रेशियोज देखो, स्कीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया, मार्केट करेक्शन के टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस किया है, क्राइसिस पे स्कीम कैसी रही है, फंड मैनेजर फंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं,
उसी तरह से आप सिर्फ दो दो चाहो तो स्मॉल कैप, दो लार्ज कैप, दो मिड कैप तो कंसिडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो को मैशिंग मत करो, खुद ही अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं कर पाओगे, परेशान रहोगे और रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा डिसपॉइंट करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोज एंडेड फंड एंड ओपन एंडेड फंड। तो क्लोज एंडेड फंड तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके हैं। क्लोज एंडेड फंड जिनको नहीं पता बता देती हूँ, वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक सर्टन टाइम के लिए ओपन होते हैं, उसके बाद उनमें लॉकिंग आ जाता है, आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक हो गई सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के लिए, जो उस स्कीम ने डिसाइड किया लॉकिंग। अब उस फंड की जो मेच्योरिटी है तभी आप उस पैसे को निकाल सकते हो। इस बीच में अगर आप चाहो कि आपको स्कीम जो है वो अच्छी नहीं लग रही, रिटर्न काफी डिसअपॉइंट कर रहे हैं, नेगेटिव में रिटर्न आ रहे हैं और स्कीम की परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी रही है पूरे टाइम, तब भी आप चाहकर इस फंड से एग्जिट नहीं कर सकते। सो क्लोज एंडेड फंड को कभी भी कंसिडर मत करना। फिलहाल तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं, फिर भी मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। ओपन एंडेड फंड जब मर्जी निकालो, जब मर्जी डालो। हाँ, सर्टन टाइम ऑफ पीरियड जो सेट किया गया है वो 1 ईयर, हर स्कीम का 1 ईयर नहीं है, किसी किसी में 90 डेज होता है, किसी किसी में तो और भी कम रखा गया है। तो उस सर्टन टाइम ऑफ पीरियड से अगर आप मनी को विड्रॉल करते हो तो आपको एक 1% की पेनल्टी पे करनी होती है, जो कि एफडी में भी लगती है अगर आप एफडी ब्रेक करते हो सर्टन टाइम ऑफ पीरियड से पहले। उसमें तो फिर भी 2-3% की लगती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1% की पेनल्टी लगती है, जिसे कहते हैं एग्जिट लोन। सो सिर्फ एग्जिट लोन आपको 1% का पे करना होता है और आपकी जो मनी है वो काफी इजीली विड्रॉल हो जाती है, लिक्विडिटी काफी हाई होती है म्यूचुअल फंड जो होते हैं ओपन एंडेड फंड। तो हमेशा जब भी कंसिडर करो ओपन एंडेड फंड में ही इन्वेस्ट करो। हाँ, कुछ पैसे ऐसे हैं जिनकी आपको 3 साल तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उन पैसे को आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग स्कीम होती है क्योंकि इसमें 1.5 लाख सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो हाँ, आप ELS फंड को कंसिडर कर सकते हो बिकॉज इट हैज लॉकिंग 3 ईयर। तो उन पैसे में इन्वेस्ट करना, इसमें पहली बात तो आपकी सैलरी 12 लाख से ऊपर है, तो जितना भी अमाउंट ऊपर है उसमें से आप 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हो अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। तो 3 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, तो वही पैसे इन्वेस्ट करना जिनकी 30 साल के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाँ, आप ELS फंड कंसिडर कर सकते हो। क्लोज एंडेड फंड जो अब रहे नहीं है, फिर भी मैं उनके बारे में सजेस्ट कर देती हूँ, सपोज अभी आ जाए तो उसमें इन्वेस्ट कभी मत करना। हमेशा ओपन एंड फंड में इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि लिक्विडिटी काफी हाई होती है। पेनल्टी जरूर पे करोगे 1% की, पर पैसा कम से कम आपको टाइम पर मिल तो जाएगा। चौथी गलती, एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। तो किसी भी स्कीम में जब भी इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले देखो कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी होना चाहिए। मिनिमम अगर मैं बताऊं तो लार्ज कैप के लिए 500 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा मैं मानती हूँ। ऐसे म्यूचुअल फंड को मैं स्किप ही कर देती हूँ जिनमें AUM थोड़ा ज्यादा है, बताऊंगी क्यों। अगर मिड कैप की बात की जाए तो 300 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए और 7 से 8 हजार करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्मॉल कैप की बात करूं तो 300 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए और 5,000 करोड़ से ऊपर अगर स्मॉल कैप स्कीम का हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो अब बताती हूँ क्यों। देखो, किसी भी स्कीम का AUM कम है, 500 करोड़ से कम है लार्ज कैप में और 300 करोड़ से कम है मिड एंड स्मॉल कैप में, इसका मतलब कि उस स्कीम में मतलब किस तरह को जोर होता है। कोई भी स्कीम खुद से लॉन्च कर ली, क्योंकि 3-4 पार्टी ने मिलकर कोई भी स्कीम खुद से लॉन्च कर ली और आप लोगों से पैसे मंगा लिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जिनका ये 500-300 करोड़ से नीचे है, जाहिर सी बात है क्या पता 2-4 लोगों ने पार्टी से मिलकर खुद ही खोल ली और आपने इस पे इन्वेस्ट किया, उनका एम बढ़ गया, वो लेके पैसे निकल गए। फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए कम AUM से बचो इन्वेस्ट करने से। ज्यादा इसलिए क्योंकि उसमें अल्फा जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि फंड मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज जो है तो थोड़ी कम हो जाती है कि इन्वेस्ट अगर हम अब करें तो कहाँ करें। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं तो मैं एक फंड है जिसकी मैं बात कर सकती हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। इस स्कीम का जो AUM है वो 1 लाख से भी ऊपर जा चुका है। अब फंड मैनेजर्स जो है फंड को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी देखते हुए फंड की, देखो अगर फ्लेक्सी की कैटेगरी की बात की जाए तो फंड मैनेजर्स की पूरी अथॉरिटी होती है, पूरी फ्रीडम होती है कि पूरे मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज में भी, मिड में भी, स्मॉल में भी, जितना मर्जी पोर्शन। बट 1 लाख AUM के साथ अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की जो फंड मैनेजर्स है 1% भी लेकर जाते हैं किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने, 1,000 करोड़ लेकर भी जाते हैं किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने, तो एक कंपनी जो है स्मॉल कैप, इसकी तो वैल्यू 5,000 करोड़ है, कितना इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो थोड़ा लूज होने लगता है। अपॉर्चुनिटीज शायद ही फंड मैनेजर के पास थोड़ी कम हो जाती है, अल्फा जनरेशन कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं तो मतलब यही कहूंगी कि जो ज्यादा AUM है जिन स्कीम का, उनसे थोड़ा दूर रहो। अब लास्ट वन जो सब लोग मिस्टेक करते हैं, मैं भी, आप भी,
हम जेनजिस तो करते ही हैं, ऑर्डर्स भी करते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो तो करते ही करते हैं। वो क्या मिस्टेक होती है, 1 साल 2 साल 3 साल स्कीम में देख लिया कैसा काम कर दिया है, 1 साल में ऐसे रिटर्न जनरेट कर दिया, घुस जाते हैं स्कीम में। SIP नहीं, लमसम में डाल देते हैं सीधे। देखो म्यूचुअल फंड में अगर किसी स्कीम की परफॉर्मेंस आपको देखनी है तो कम से कम 10 साल या 7 साल, 7 ईयर डिसेंट पीरियड है, और अच्छा पीरियड है 10 ईयर का। इनमें देखो 5 साल 3 साल 1 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम है ही नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। ट्रैकिंग रिकॉर्ड कम से कम 7 साल का देखना चाहिए, और 10 साल का 15 साल का देखना चाहिए। कि 1 साल में कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आई, उसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, 2 साल तक उसने कोई काम ही नहीं किया। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है HDFC डिफेंस म्यूचुअल फंड। थीमेटिक सेक्टोरल है, उससे तो कर दूर नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी स्कीम तो है। 1 साल उसने अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट किए थे, जिसने 1 लाख डाले उसके 2.5 लाख हो गए। 10 रुपए की एनएवी से आया, 25 रुपए की एनएवी तक चला गया। उसके बाद वो फंड अभी तक वहां तक पहुंचा ही नहीं है, और उस फंड को 30वां साल। तो ये चीजें होती है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 साल में अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट किए, इसका मतलब ये है आगे वो बूस्ट करेगा, करता रहेगा। म्यूचुअल फंड में 3-3 साल तक स्कीम किसी तरह की कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं करती, डिलीवर नहीं करती। सो प्लीज बी पेशेंट, स्टे काम, स्टे अवे, डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। इन तरह की गलतियों से दूर रहो। तो वीडियो कैसा लगा हो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखो जिसके स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो स्टॉक मार्केट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए ही हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो वीडियो है वो पूरा डिटेल में मैंने बनाया हुआ है। म्यूचुअल फंड नहीं पता, बेसिक म्यूचुअल फंड, एडवांस म्यूचुअल फंड, डिटेल में वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको भी डिटेल में दे लेना। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो, इससे पहले आपको क्या करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग ना, उसका वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कैसे करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गो एंड वॉच दो 3 वीडियोस, देन यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको 3 वीडियो देखने ही होंगे, ऐसा मैं कह रही हूँ। मतलब इस वीडियो को तो अंत तक जरूर देखना, जिसने यहाँ तक देखा उसको बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं वो लोग तो लाइक कर ही चुके होंगे, जो लोग नए आए हैं लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैल्यूबल वीडियोज है, जैसे चैनल सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन को प्रेस करोगे, और भी वीडियोज आपको मेरे जो है वो मिलते रहेंगे। तो उन वीडियो को भी देखना बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड टिल द एंड, बाय।